एसओएससी का फॉर्म जरूर भरें, क्योंकि एसओएससी 8वीं क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको एसओएससी का फॉर्म जरूर। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके 60 में से 60 पूरे नंबर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर जैसा जैसा मैं आपको कहता हूँ वैसा आप फॉलो करते हैं तो सत्र 2023-24 में जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 8वीं हिंदी में, क्या क्या पूछा जाएगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और आपको उसे अटेम्प्ट कैसे करना है, ये पूरा पेपर आपके सामने स्क्रीन पर है। आइए शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे बारे में जान लो। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। और वीडियो को यार लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें, शेयरिंग कर दो अपने दोस्तों को और नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तीनों आपके लिए फ्री होता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे कि सबसे जो पेपर है आपका 60 नंबर का आएगा, 2.5 घंटे का होगा। जो पहला प्रश्न होगा वो आपका एमसीक्यू टाइप का होगा। तो पहला जो प्रश्न है आपके पास वो एक पैसेज होगा और पैसेज से आपको क्या करना होगा, अपने जो है आंसर लिखने हैं। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी जो खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। जो पैसेज आपके सामने उसे थोड़ा सा समझ लीजिए। इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, क्योंकि ये सारे दक्षिण भारत के व्यंजन हुआ करते थे, लेकिन अभी दक्षिण भारत में ही नहीं बल्कि ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध होते हैं। और अब तो उत्तर भारत की जो ढाबा संस्कृति है वो पूरे देश में फैल चुकी है। हर जगह आपको ढाबे दिखाई देंगे। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारत की जो दाल रोटी है, साग है, आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड यानी कि तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल जैसी कई चीज़ें शामिल हैं। बाकी और इनके अलावा जो भी आपको फास्ट फूड आपको समझ में आता है बर्गर, नूडल के अलावा, आप कमेंट सेक्शन में उसका बता सकते हैं जो आपको पता हो। इस ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज़ नूडल अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या बच्चे, क्या लेडीज़, क्या जेंट्स, सब लोग चाइनीज़ नूडल्स को खाते दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर पहला जो प्रश्न है वो है कि भाई गद्यांश के अनुसार कौन से व्यंजन उत्तर भारत में भी उपलब्ध हैं। तो उत्तर भारत में भी कौन है भैया? अब ये हैं इडली, डोसा, बड़ा, सांभर और रसम। ये उत्तर भारत में भी अब आ चुके हैं। गद्यांश के अनुसार शहरों में किसका चलन खूब बढ़ा है? तो अब जो है शहरों में किसका चलन बढ़ गया है? फास्ट फूड, है ना, तुरंत भोजन का जो है। तो आपको इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपके 60 नंबर लाने के लिए हर सब्जेक्ट में आपको किस तरह लाने हैं, क्या ट्रिक है। तो पहले इस पेपर को समझते हैं, उसके बाद आपको शेयर करूंगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटा जरूर दबा देना। दूसरा प्रश्न आपके लिए कविता का यानी कि रहीम के दोहे का एक दोहा है कि तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियत न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति सचई सुजान, रहीमा संपत्ति सचई सुजान। तो यहाँ पर कहते हैं कि भाई पेड़ अपने फल खुद नहीं खाता है और तालाब, नदी अपना पानी खुद नहीं पीते हैं। इसी प्रकार से जो रहीम दास जी कहते हैं कि जो सुजान है यानी कि पढ़े लिखे, समझदार, ज्ञानी, महात्मा, अच्छे लोग, सज्जन लोग हैं, वो अपने संपत्ति को संचय करते हैं, इकट्ठा करते हैं ताकि दूसरों की मदद हम कर सकें। तो काव्यांश के अनुसार कौन फल नहीं खाता है ना? तो सारे लोग खाते हैं, लेकिन जो तरवर है, पेड़ है, वो अपने फल खुद नहीं खाता है। काव्यांश के रचयिता कौन है? तो काव्यांश के रचयिता यहाँ पर आया नहीं है, लेकिन क्योंकि रहीमदास के दोहे आपको पता होना चाहिए, तो इसका जो रहीम राइटर है, लेखक है। और अगला जो है ये मतलब ग्रामर से रिलेटेड है। विद्यार्थी शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो विद्यार्थी शब्द का जो बहुवचन है वो है विद्यार्थियों, है ना। छोटी की मात्रा होती है, आपको ध्यान देखना होता है। और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लीजिए। आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सब कुछ आपको व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम की आईडी और व्हाट्सएप चैनल सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर के ज़रूर हमें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सारी नई एजुकेशनल अपडेट शेयर करता रहता हूँ। नीचे दिए गए विकल्पों में से भाववाचक संज्ञा, है ना, संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। तो यहाँ पर जो जवानी है वो आपका
भाववाचक है। सम्मान शब्द का विलोम, किसी की रिस्पेक्ट करते हैं तो उसका सम्मान होता है, लेकिन इसका उल्टा हो गया, किसी की बेइज्जती करना उसका अपमान करना। मृदुल बसंत में जो विशेषण है वो क्या है? मृदुल का मतलब होता है मीठा, खट्टा, मीठा, नमकीन, मोटा, तगड़ा, पतला, ये सारे क्या हैं? गुणवाचक विशेषण होते हैं। और अब आपके स्क्रीन पे एक चैप्टर, जो आपके पठित चैप्टर है, जो आपने पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर हम इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं एक बार। मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई, है ना, कोई कहानी है, उसका एक पार्ट है। तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था, सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा है। लालटेन जानते हैं, एक ऐसा होता है जिसे टांगते हैं, और कभी टाइम ऐसा था कि मतलब केरोसिन से लालटेन जलती थी, लेकिन आज तो इलेक्ट्रॉनिक लालटेन भी हो गए हैं। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी जो लालटेन लिए चल रही थी। इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखलाई देती थी, और प्रकाश जो है वो देख करके छोटी छोटी मछली, अनजान मछली इसके सामने आ जाती थी, और जब इसे भूख लगती थी तो ये उन्हें खा जाती थी और अपना भोजन कर लेती थी। विचित्र है, जब मैं और समुद्र के नीचे गहरी तह में पहुंची तो देखा कि वहाँ भी जंगल है। समुद्र के नीचे भी जंगल है, छोटे छोटे ठिगने मोटे पत्ते वाले पेड़ हैं जो बहुत तायत में हो गए हैं। वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट, अंधे और महाआलसी है। ठीक, तो ये आपका चैप्टर हो गया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आप इस वीडियो को, हमारे चैनल को कौन से स्कूल से देख रहे हैं, और ये जो आपके पास एक चैप्टर है ये किस पार्ट का है। अपना नाम, अपने स्कूल का नाम और इस चैप्टर के नाम जो है क्या है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। गद्यांश के अनुसार कौन चौंक पड़ी, तो पाठ का क्या नाम है वो बताएंगे, और गद्यांश के अनुसार जो है वो पानी की बूंद, यहाँ पर पानी की बूंद की बात कर रहे हैं, तो पानी की बूंद जो है चौंक पड़ी। अगला है गद्यांश के अनुसार सूर्य का प्रकाश किसमें कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता है, तो भाई समुद्र की बात करें यहाँ पर, तो समुद्र के अंदर ज़्यादा प्रकाश नहीं जाता है। गद्यांश के अनुसार लालटेन लिए कौन घूम रहा भाई, तो यहाँ पर एक सुंदर मछली थी जो लालटेन लिए घूम रही थी। ग ऑप्शन करेक्ट है। गद्यांश के अनुसार समुद्र की गहराई में क्या मिला, तो समुद्र की गहराई में जाकर के देखते हैं कि वहाँ पर जंगल है, घाटियाँ हैं और पहाड़ है। अब एक और कविता है आपके पास जो कि भगवान के डाकिए से लिया गया है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर इनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांसते हैं। ये एक कविता है आपकी भगवान के डाकिए से लिया गया है। अब इससे रिलेटेड कुछ सवाल हैं। काव्यांश के अनुसार भगवान के डाकिए कौन है, तो बड़ा सिंपल सा सवाल है। बाकी वीडियो के एंड में बने रहे, मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। पक्षी और बादल इसका आंसर होगा। काव्यांश के अनुसार एक महादेश से दूसरे महादेश को कौन जाता है, तो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं भगवान के डाकिए। कवि के अनुसार पक्षी और बादल कहाँ जाते हैं, तो घर घर पेड़ पेड़ एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। और कवि के अनुसार भगवान के डाकिए द्वारा लाई चिट्ठियों को कौन पढ़ पाता है, तो सिंपल सी बात है, ये चिट्ठियाँ जो पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ये सारे पढ़ पाते हैं। अब आपके पास कुछ प्रश्न हैं जो चैप्टर से रिलेटेड हैं, तो आइए देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं और आपको इन्हें कैसे अटेम्प्ट करना है। बदलू को किस बात से चिढ़ थी, ये आपको समझना होगा चैप्टर को समझने के बाद। तो बदलू का सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन एक बात से चिढ़ थी, उससे थी कांच की चूड़ियों से। ठीक है, शहर से नहीं थी, शहर के लोगों से नहीं थी, बल्कि सिर्फ कांच की चूड़ियों से थी। अकबरी लोटा पाठ में लोटा किस पर गिरा, बहुत ही मज़ेदार कहानी है ये। तो जो लोटा गिरा वो था अंग्रेज के सिर पर गिरा था, सॉरी पैर पे गिरा था, है ना। अब यहाँ पर कुछ और प्रश्न है। भगवान के डाकिए कविता के रचयिता कौन है, तो यहाँ पर जो है इसके रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड ख। भगवान के डाकिए किसको कहा है, तो भगवान के डाकिए जो है वो पक्षी और बादल को कहा है।
आगे देखते हैं और यहाँ पर ग्रामर से कुछ क्वेश्चंस हैं। प्रजा, राजा और प्रजा में समास बताइए। तो राजा और प्रजा जहाँ पर डैश होता है, आप हमारे चैनल पे सारे ग्रामर के टॉपिक पढ़ सकते हैं। राजा और प्रजा में समास आपका है द्वंद्व समास, जहाँ पर और लिखा होता है माता पिता भाई बहन। इसी तरह से आप एक और द्वंद्व समास का एग्जाम्पल नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें, माता पिता भाई बहन के अलावा, और आप दूसरा बताइए। कामगार शब्द में मूल शब्द क्या है? तो मूल शब्द काम है ना, वर्क। मीठा शब्द का भाववाचक अगर हम बनाएंगे तो मीठा शब्द का भाववाचक होता है मिठास, राइट। आगे देखो, लाल सेब लाओ, वाक्य में विशेषण छांटना है। तो यार मैंने अभी बताया ना, काला पीला मोटा, लाल पीला हरा, तो लाल आपका यहाँ पर विशेषण है, आपको सिर्फ यहाँ पर लाल लिखना है और आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे हैं, भगवान की डाकी कविता किस पर गिरता है? अच्छा, यहाँ पर जो है ये अब आपके वर्णनात्मक यानी कि एक्सप्लेन करने वाले, अब आपको लिखना होगा लॉन्ग टाइप के, ऊपर सारे MCQ थे। भगवान की डाकी कविता के अनुसार दूसरे महादेश में क्या भाप बनकर गिरता है? तो एक देश का पानी दूसरे देश में भाप बनकर गिरता है। आपको पूरा आंसर लिखना होगा, सिर्फ पानी मत लिख देना क्योंकि एक्सप्लेन करने वाला है। तो भगवान के डाके कविता के अनुसार पूरा लिखेंगे, दूसरे महादेश में पानी भाप बनकर गिरता है। ठीक, यह सबसे कठिन समय नहीं कविता के अनुसार चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? तो पूरा लिखेंगे, चिड़िया, यह सबसे कठिन समय नहीं कविता के अनुसार चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने को तैयार है क्योंकि तिनका ले जाएगी और अपने घोंसले को और अच्छा बनाएगी और वह घोंसला बनाना चाहती ताकि वो उसमें रह सके। अगला, दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं? तो दूध की तुलना में श्री कृष्ण माखन रोटी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगला सवाल है, भगवान के डाके कविता के अनुसार हम किसकी भाषा समझ नहीं पाते हैं? तो जो भगवान के डाके हैं उनकी भाषा को हम समझ नहीं पाते, यानी कि पक्षी और बादल जो भगवान के डाके हैं उनकी भाषा को हम नहीं समझ पाते, बल्कि पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ही समझ पाते हैं। अगला जो है एक्सप्लेन करने वाला, ध्यान रखें आपको पूरा आंसर लिखना है। बदलू क्या बनाता था? तो आप ये मत लिख देना लाख की चूड़ियाँ, आप लिखिए बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाता था। दूसरा सवाल है, बदलू जो है चूड़ियाँ बेचता था, कैसे बेचता था? तो यहाँ लिखेंगे कि बदलू चूड़ियाँ वस्तु विनिमय प्रणाली से बेचता था, है ना। तीसरा है, लाला झाऊलाल की पत्नी कितने रुपए की मांग कर रही थी? तो लाला झाऊलाल की पत्नी लाला जी से 250 रुपये की मांग कर रही थी। और अगला है आपका, लाला झाऊलाल का मकान कहाँ पर स्थित था? थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, लेकिन हाँ मुख्य चौराहे पर था, और है ना। तो लाला झाऊलाल का जो लाला झाऊलाल है वो बाजार के मुख्य चौराहे पर उनका मकान था। आगे यहाँ पर आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 2-2 नंबर के, थोड़ा सा लंबे टाइप के प्रश्न आपने लिखने हैं। पहला सवाल है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है? तो वस्तु विनिमय का मतलब होता है एक वस्तु देकर के दूसरी वस्तु लेना, यानी कि किसी वस्तु के बदले में पैसों से लेन देन ना करके वस्तु के बदले वस्तु लेना। जैसे आटा के बदले चावल लेना, दाल के बदले चीनी लेना। इसी तरह से जो बदलू है वो चूड़ियों के बदले अनाज, चावल, दाल और कपड़े वगैरह लेता था। दूसरा सवाल है, आपको छुट्टियों में किस रिश्तेदार के घर जाना सबसे अच्छा लगता है और क्यों? तो ये तो इंडिविजुअल डिफरेंस आपके ऊपर है, हर कोई बच्चा अलग अलग जगह जाना चाहता है। मोस्टली बच्चे अपने नाना मामा के घर ही जाना चाहते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ ज़्यादा प्यार मिलता है। तो भैया मेरे अकॉर्डिंग तो आप ये लिख सकते हैं कि मुझे छुट्टियों में अपने मामा नाना के घर जाना अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत प्यार मिलता है, बहुत इंतज़ार होता है, सेवा होती है, खेलने को मिलता है, दोस्त हैं, खाने को मिलते हैं। बाकी आप कहाँ जाना चाहते हैं और क्यों जाना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में आप यहाँ पर ज़रूर बताएं, ताकि अलग अलग एक्सपीरियंस लोगों के बहुत ही मज़ेदार होंगे और वहाँ पर आपको भी पता लगेगा कि भाई आप जो है वो क्यों जाना और कहाँ जाना चाहते हैं। अकबरी लोटा पाठ में समस्या समाधान में किस पात्र की भूमिका महत्वपूर्ण थी और क्यों? अकबरी लोटा में किसने समस्या का समाधान किया? तो सिंपल सी बात है, समस्या का समाधान किया था बिलवासी जी ने, पंडित बिलवासी जी ने किया था।
और कैसे किया था, क्यों किया? क्योंकि उनके दोस्त को पैसों की ज़रूरत थी, अंग्रेज़ को सामान की ज़रूरत थी। अंग्रेज़ को सामान मिल गया, दोस्त को पैसा मिल गया। अंग्रेज़ के लिए पैसों की कोई वैल्यू नहीं है और लाला झाऊलाल को पैसों की ज़्यादा ज़रूरत थी, तो दोनों का आपस में मदद हो गया। आप भारत को कैसे देखना चाहते हैं? तो भाई ये भी आपका इंडिविजुअल है। मैं भारत को रोग मुक्त देखना चाहता हूँ, गरीबी मुक्त देखना चाहता हूँ, सबको साक्षर पढ़ा लिखा देखना चाहता हूँ, सभी समझदार बने हो। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो मारपीट हो रही है, आप देख रहे हैं क्राइम ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैं अपने भारत को क्राइम मुक्त देखना चाहता हूँ, यानी कि जहाँ भी अत्याचार हो रहे हैं वो ना हो। बाकी आप भारत में क्या सबसे ज़्यादा देखना चाहते हैं, अपने भारत को कैसे देखना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं चाहता हूँ सभी लोग प्यार मोहब्बत से रहें, क्योंकि मज़ा आता है। देखो प्यार मोहब्बत हो तो कम भी हो तब भी अच्छा लगेगा ना। अगला सवाल है, अगर दुनिया में सभी पहिए हड़ताल कर दे तो क्या होगा? भाई बहुत ही मज़ेदार सवाल है। मान लीजिए पहियों ने कहा कि हम नहीं चलेंगे, चाहे वो गाड़ी का पहिया हो, बाइक का पहिया हो, ट्रेन का पहिया हो, या वो साइकिल का पहिया हो, किसी चीज़ का भी पहिया हो, अगर वो ना चले तो क्या होगा, है ना? तो भाई सारी गाड़ियाँ बेकार हो जाएंगी, कोई गाड़ियाँ ना चलेंगी। सड़कों पे जो है लोग पैदल जा रहे होंगे, आपको कहीं भी कितनी दूर भी होगा पैदल आना जाना पड़ेगा, मज़ा भी आएगा, थकेंगे भी, टाइम भी लगेगा, साथ में पॉल्यूशन नहीं होगा। भाई सबसे कमाल की बात है, पॉल्यूशन नहीं होगा। बाकी आपको क्या लगता है? प्यारा सा और इंडिविजुअल थोड़ा सा फनी वाला भी हो सकता है, तो आप कमेंट मुझे ज़रूर करें, अपने नाम के साथ करें, अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे भी आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला सवाल है, भगवान की डाकिया कविता के अनुसार चिट्ठियों को कौन पढ़ता है? तो भगवान की डाकिया कविता के अनुसार चिट्ठियों को पढ़ता है कौन? नदी, पेड़, पौधे और पहाड़। ठीक है, पूरा लिखेंगे। अगला लिखे, कबीर की साखियाँ कविता के अनुसार तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं, स्पष्ट करें। तो यार सखिया नहीं है, कबीर की सखिया का मतलब कबीर की फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, तो कबीर की गर्लफ्रेंड नहीं थी, साखियाँ थी। तलवार का महत्व होता है, भाई देखो चीज़ की महत्व होती है ना, जो चीज़ हमारे काम आ रहा है उसी चीज़ की महत्व होता है। मान लीजिए पेन का महत्व होता है, ढक्कन का नहीं, है ना। इसी तरह से इंसान का महत्व होता है, उसकी कपड़ों का नहीं, और इंसान के ज्ञान का महत्व होता है ना। तो आप ये देखें कि हमारे लिए किसकी ज़रूरत है। इसीलिए कहते हैं कि इंसान के जाति, धर्म, वेशभूषा हमारे लिए मायने नहीं रखता, बल्कि इंसान कितना अच्छा है, कितना ज्ञानी है, कितनी क्वालिटी उसके अंदर, वो महत्व वाला होता है। सूरदास के पद कविता के अनुसार श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या सोच रहे हैं? बहुत ही कमाल की कविता है। श्री कृष्ण अपनी चोटी के बारे में सोच रहे कि मैया कब है बढ़ेगी चोटी, मैया मैं दूध पीता हूँ, कंघी करवाता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन मेरी चोटी छोटी क्यों है? मेरी चोटी बलराम भैया की तरह मोटी हो जाए, सांप की तरह ज़मीन में लौटने लग जाए। भगवान के डाकिया कविता के अनुसार सुगंध कौन भेजता है? तो सुगंध कौन भेजता है भाई? पक्षी और बादल जो है वो एक देश से सुगंध दूसरे देश को भेजते हैं, तो पक्षी और बादल सुगंध भेजते हैं। अब यहाँ पर आपको एक निबंध आया है 5 नंबर का, तो लगभग आधे से पौना पेज आप इस निबंध को लिखेंगे। दिल्ली में प्रदूषण बहुत ही अच्छा है भाई, दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अलग अलग तरीके से बढ़ रहा है, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, नॉइज़ पोल्यूशन हो, कई तरह से पोल्यूशन हो रहा है। बहुत सारी गाड़ियां हैं, सब लोग गाड़ियों में जाते हैं और गाड़ियों से धुआं निकलता है। इस तरह से दिवाली में भी आपने पोल्यूशन देखा। इस तरह से आप देखते हैं कि बहुत मतलब कारखाने वगैरह होते हैं, उनमें भी धुआं निकलता है, नदी खराब होती है, लोग डीजे वगैरह बजाते हैं, तो बहुत सारा आप दिल्ली में प्रदूषण लिख सकते हैं। दीपावली के बारे में लिख सकते हैं, दीपावली क्यों मनाई जाती है। ये रामचंद्र जी जो है 14 वर्ष वनवास काट के आए थे, भरत जी ने पूरी अयोध्या नगरी को दीपकों से जगमग करने का आदेश दे दिया था, सजा दिया था। खुशी का त्यौहार है, जीत का त्यौहार है ना, प्यार मोहब्बत का त्यौहार है। लोग गले मिलते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, बधाइयाँ देते हैं, वगैरह वगैरह लिख देंगे। योग का महत्व क्या होता है भाई? योग करो, योग रहो निरोग। तो योग करने से आदमी निरोगी होता है, स्वस्थ होता है, अच्छे से जी पाता है, अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाता है। और योग लगातार रेगुलर करने से हमें डॉक्टर की दवाइयों की ज़रूरत ना पड़ती है, हम स्वस्थ रहते हैं। तो इस तरह से आप इसे बना कर लिख सकते हैं। किसी एक विषय पर पत्र लिखेंगे, 2 टॉपिक है आपके लिए।
अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए अवकाश चाहिए आपको, प्रिंसिपल को लिखेंगे। तो पत्र कैसे लिखते हैं, पत्र का सही फॉर्मेट हमारे चैनल पे डाला हुआ है, आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लें। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं मिल रहा हो, कोई भी टॉपिक चाहिए हो, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर लीजिए, मैं आपको सेम टॉपिक सेंड कर दूंगा। व्हाट्सअप नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ में हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। साथ में हमारे जो है हमारे दूसरे भी चैनल हैं, उनको भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। काव्य पाठ प्रतियोगिता में प्रथम आने पर आपका भाई जो है कविता पाठ हुआ था, एक कंपटीशन हुआ था काव्य पाठ, कविता में आपका भाई फर्स्ट आया है। तो आप छोटे भाई को बधाई देंगे, प्रिय भाई नाम लिखेंगे और पहले हालचाल पूछोगे, फिर आप पूछोगे कि भैया आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, हमने सुना कि आपके स्कूल में कंपटीशन था, कविता पाठ था, उसमें आपने भाग लिया था। भाग ही नहीं लिया था बल्कि आप फर्स्ट भी आए थे और आपको बहुत अच्छा प्राइज़ भी मिला। हमें सुन करके जान करके बहुत खुशी हुई। इसी तरह से आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और अपना और हमारा नाम रोशन करते रहिए। तो ये आपका इस तरह से पूरा पेपर है। और बाकी कैसा लगा आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल पे आपको कैसी लगती है वीडियोज़ और किस टाइप के वीडियो चाहिए, तो आप मैं कमेंट कर सकते हैं। एसएससी का फॉर्म ज़रूर भरें, क्योंकि एसएससी 8वीं क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको एसएससी का फॉर्म ज़रूर भरना है। अगली वीडियो में मिलती है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।